दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गाड़ी में लगे एयरबैग्स जो रोज़ाना लाखों लोगों की जान बचाते हैं, वो एक्सीडेंट के वक्त इतनी जल्दी कैसे फूल जाते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि इतिहास का सबसे पहला एयरबैग कब और क्यों बनाया गया था? और सबसे बढ़कर, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को बचपन से इस्तेमाल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लेड कैसे डाली जाती है? दोस्तों, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनका फ़ायदा तो हमें पता होता है, लेकिन उनको कितनी मेहनत और किस टेक्निक से बनाया जाता है, ये हम लोगों में से शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए देखते हैं 5 ऐसे ही प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो हम लगभग रोज़ाना ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, एल्यूमिनियम फॉयल। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल की। एल्यूमिनियम फॉयल इतना पतला होता है कि थोड़ा सा भी प्रेशर इसे फाड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम के भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस को फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 27,000 केजी एल्यूमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे का वक्त लगता है, जिसके बाद लिक्विड एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस मेल्टेड एल्यूमिनियम को डाई में डालकर ठंडा किया जाता है और इस तरह की शक्ल दी जाती है। एल्यूमिनियम का हर एक ब्लॉक 7.5 टन वजनी होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो इस एल्यूमिनियम ब्लॉक को धीरे धीरे पतला करते जाते हैं। हर एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। 45 सेंटीमीटर मोटे एल्यूमिनियम ब्लॉक को हैरतअंगेज तौर पे सिर्फ 15 बार मशीन से गुजारने के बाद इसको 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर मोटी शीट को फॉयल शीट जितना पतला करने के लिए अलग मिलिंग मशीन में डाला जाता है। अब एल्यूमिनियम इतना पतला हो जाता है कि इसकी साइड डैमेज हो जाती है, इसीलिए एक तेज धार ब्लेड से डैमेज हुई साइड्स को काट कर अलग कर दिया जाता है और फॉयल शीट को अलग अलग साइजेस में भी काटा जाता है। मशीन के एंड पे फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी एल्यूमिनियम फॉयल के रोल वाइंड होते जाते हैं, जो अब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नंबर 2, एयरबैग। एयरबैग का सबसे पहला ख्याल 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था, जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे ने उस इंजीनियर को एयरबैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों के बाद उसने एक ऐसा एयरबैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी, लेकिन मसला ये था कि इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था और हादसे के वक्त टाइम ही तो सबसे कम होता है। अगले कई सालों तक इस मसले का कोई खास सलूशन नहीं निकला, लेकिन 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयरबैग को एक केमिकल एक्सप्लोजिव से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर मौजूद केमिकल सोडियम अजाइड होता है, जिसको गाड़ी में लगा क्रैश सेंसर एक्सीडेंट के वक्त एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल से इस केमिकल में एक धमाका होता है, जिससे केमिकल गैस रिलीज होती है और वो एयरबैग को फौरन फुला देती है। क्रैश होने से लेकर एयरबैग के फूलने तक हैरतअंगेज तौर पे सिर्फ 20 मिली सेकेंड्स लगते हैं, यानी जितना टाइम पलक झपकने में लगता है उतने टाइम में एयरबैग 5 बारी फूल सकता है। एयरबैग का मटेरियल भी काफी ज्यादा खास किस्म का होता है, जिसको 1 पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के मुकाबले ये मटेरियल काफी मोटा होता है और एक वक्त में 1000 नायलॉन के धागे से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो सेंसर फौरन मशीन को बंद कर देता है। बेशक ये मशीन बहुत फास्ट चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक बनाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे एंड पर ये वाइंड भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। धुलने के बाद फैब्रिक गीला होता है, इसीलिए
इसे गर्म रोलर्स के ऊपर से गुजार कर सुखाया जाता है और प्रेस भी किया जाता है। क्योंकि एयरबैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है, इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटर के जरिए चलने वाले रोलर्स फैब्रिक पे अच्छी तरह से सिलिकॉन को फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े बड़े ओवंस में से गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और अब बारी आती है सही शेप और सही साइज के एयरबैग्स की कटिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन्स हर एयरबैग को एक ही साइज के हिसाब से काटती जाती हैं। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद हर एयरबैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिर में इसकी टेस्टिंग भी की जाती है। नंबर 3, बुलेट प्रूफ ग्लास। दोस्तों अब आइए जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एक आम बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की मोटी प्लेट में आर पार सुराख कर देती है, तो आखिरकार वो बुलेट प्रूफ ग्लास में सुराख क्यों नहीं कर पाती? बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसी क्या खास बात होती है जिससे बुलेट इसे क्रॉस नहीं कर पाती? सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि बेंड ग्लास एक सीधे या स्ट्रेट ग्लास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद 4 बेंड ग्लास को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच में एक पीवीपी की शीट डाली जाती है। ये खास शीट ना सिर्फ इस ग्लास को आपस में जोड़ के रखती है, बल्कि ये इन ग्लास को ठोस बना देती है। 4 बेंड ग्लास और 3 पीवीपी शीट के सैंडविच के साइडों को टेप करके इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट चढ़ाई जाती है, जिसको अच्छी तरह से एयर टाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसमें से हवा निकालने की। एक वैक्यूम पंप की मदद से इस प्लास्टिक रैप के अंदर से सारी हवा निकाल दी जाती है और फिर इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्रीज रहता है। ये गर्माइश और प्रेशर पीवीपी शीट और ग्लास को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देती है। जो पहले 4 ग्लास और 3 पीवीपी शीट थी, वो अब फ्यूज होकर एक यूनिट बन जाती है और अब ये सिंगल शीट बुलेट प्रूफ ग्लास बन जाती है। बुलेट प्रूफ ग्लास पे अगर 9 mm बुलेट से टेस्ट किया जाए तो शुरू के लेयर्स गोली की एनर्जी को पूरी ग्लास पर फैला देते हैं और बीच वाली पीवीपी शीट गोली को रोक देती है, जबकि सबसे आखिर वाली ग्लास तक बुलेट पहुंच ही नहीं पाती। नंबर 4, पेंसिल। अब बात करते हैं पेंसिल के बारे में, जिसको लेड पेंसिल भी कहा जाता है। दोस्तों असल में इसके अंदर लेड नहीं होती, बल्कि ये ग्रेफाइट होता है जो कागज पे अपना ब्लैक इमेज छोड़ देता है। इतिहास में पहली पेंसिल साल 1630 में बनाई गई थी। क्योंकि ग्रेफाइट और लेड देखने में एक जैसी होती है, इसी वजह से पहले लोग समझते थे कि पेंसिल में लेड डाली जाती है। ये कंफ्यूजन साल 1789 में क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक अक्सर लोग पेंसिल को लेड पेंसिल ही कहते हैं। जिस तरह इस पेंसिल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसी तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्ट ही होती है, तब इसको प्रेशर की मदद से लेड के साइज के सुराख से गुजारा जाता है। इस मशीन से एक ही साइज की लेड निकल जाती है। इन लेड्स को इकट्ठा करके ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये ठोस हो जाएं। कलर पेंसिल्स को बनाने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन उसमें ग्रेफाइट की जगह क्ले और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए नॉर्मली कलर पेंसिल की लेड मोटी भी रखी जाती है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती है। लेड्स बनने के बाद अब बारी आती है पेंसिल्स बनाने की। 10 mm की वुडन शीट पर मशीन की मदद से लेड के साइज जितनी नालियां बनाई जाती हैं। उसके बाद इन नालियों में और इन लाइंस में ग्लू लगाई जाती है और फिर इसमें लेड को बिठाकर उसके ऊपर लकड़ी की शीट को रख दिया जाता है। अब इनको बड़े व्हील में डालकर अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि सैंडविच और लेड अच्छी तरह मजबूत हो जाएं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन आधी तैयार हुई पेंसिल्स को मिलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां इस सैंडविच को
मिलिंग मशीन इस तरह काट कर अलग अलग शेप की पेंसिल बनाती है। इसके बाद इन पेंसिल्स को कलर किया जाता है और फिर कलर हो जाते ही एक मशीन इस पे स्टैंप लगाती जाती है। इस पूरे प्रोसेस में क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है। इसमें लेड का स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है और एंड में पेंसिल को शार्प करके पैक कर दिया जाता है। नंबर 5, शुगर। अब बात करते हैं हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी चीनी की। गन्ने के जूस में से ये प्योर वाइट शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं, इनके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। सबसे पहले गन्ना लोड होकर शुगर मिल तक आता है, जहां इसको काट कर कई बार धोया जाता है। इसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाला जाता है। शुगर केन के इस जूस में अभी काफी सारी इम्प्योरिटीज बाकी होती हैं, जैसे कि मिट्टी, पत्थर या फिर रेत के कण। अब बारी होती है इनको फिल्टर करने की। इसके लिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स करने के बाद इस जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है और इस दौरान इसका पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब इस जूस को 2 घंटे के लिए एक टैंक में डाला जाता है, जहां इसमें से सारी इम्प्योरिटीज अलग होकर बॉटम पे इकट्ठा हो जाती हैं। अब इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है और बच जाने वाला कचरा खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर्स में चला जाता है, जहां उसको इतना ज़्यादा बॉईल किया जाता है कि जूस में से सारा पानी इवेपोरेट हो जाए और पीछे ऐसी थिक पेस्ट बच जाए। इसी पेस्ट को अगर जमा दिया जाता है तो ये गुड़ बन जाता है। इसी में से शुगर के वाइट क्रिस्टल निकालने के लिए इसमें सुक्रोज का एक सोल्यूशन डाला जाता है, जिससे शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको एक मशीन में डाला जाता है। ये मशीन किसी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है और इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। शुगर पेस्ट को जब हाई आरपीएम पे घुमाया जाता है तो बचा हुआ पानी ट्यूब के सुराखों से बाहर निकल जाता है, जबकि शुगर के वाइट क्रिस्टल ट्यूब के अंदर ही जमा हो जाते हैं। लेकिन शुगर के इन क्रिस्टल में अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसे सुखाने के लिए गर्म हवा से गुजारा जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब शुगर पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। पैकिंग मशीन की मदद से एक दिन में 2 लाख से भी ज़्यादा पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब